don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, न कालों से सावधान। जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको थ्री डी का टॉपिक, थ्री डी के जो टॉपिक हैं वो आपको ऑनलाइन उसमें प्रोवाइड कराऊंगा। तो हम थ्री डी में देखिए क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पढ़ना है थ्री डी के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कार्तीय निर्देशांक पद्धति जो मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ, है ना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सेक्शन फॉर्मूला, ये सब अपन ने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। दूसरा चैप्टर जो हम पढ़ेंगे इसमें वो पढ़ेंगे हम थ्री डी की लाइन, लाइन इन ए स्पेस, थ्री डी की लाइन। तीसरा चैप्टर जो हमें इसमें पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे प्लेन। तो जो हमारा प्लेन का चैप्टर है वो मैं अधिकतर क्लासेस में आपको अभी बता के आया था, प्लेन की इक्वेशन वगैरह। तो हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, प्लेन। तीसरा चैप्टर हमारा होगा प्लेन, और चौथा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर स्फीयर। स्फीयर मत, गोला। चौथा चैप्टर हमें पढ़ना है गोला और समतल। तो ये चीजें हमें पढ़नी है, और आप बेफिक्र होके यहाँ से ऑनलाइन पढ़ने के बाद क्वेश्चंस लगाइएगा, पीवाईक्यू। आपके अधिकतर पीवाईक्यू लग जाएंगे, और यहाँ से आपको पेपर में तकरीबन, जहाँ तक मैं आपसे वादा कर सकता हूँ, 90% पेपर यहीं से मिल जाएगा आपको, जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ की पॉइंट्स रिवाइज करा दूं। सबसे पहले जैसे हम लोग ने पढ़ा था कि थ्री स्पेस के अंदर, ये जो स्पेस है आपका, इसमें अगर दो बिंदु अगर आपके पास हैं, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको याद हो हम लोगों ने पढ़ी थी, ये होती थी ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी इस तरह से निकालेंगे। दूसरा, फिर इसी में हमने कुछ सेक्शन फॉर्मूला पढ़े थे, आप प्लीज अपने नोट्स को देखिएगा। ये सेक्शन फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाए थे, तो आपके पास लिखे होंगे। सेक्शन फॉर्मूला दो तरह के होते थे, एक इंटरनल, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक अंतः विभाजन और एक बाह्य विभाजन, जो मैंने आपको टू डी और थ्री डी दोनों में लिखाए थे। और थ्री डी में केवल एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, जिसके लिए हम लिखते हैं z इक्वल टू mx2, सॉरी mz2 प्लस mz1 अपॉन m प्लस n। ये थ्री डी में केवल एक एक्स्ट्रा जुड़ रहा था, बाकी टू डी में आपके पास पूरे लिखे हुए हैं। और इसमें एक अपन ने देखा था, जिसमें कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिसे हम डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन। एक है हमारी दिक् अनुपात, जिसे हम दिक् अनुपात के नाम से जानते हैं, दिक् अनुपात। और दूसरी है हमारी दिक् कौज्याय। ये हमारी पूरी थ्री डी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनका काम होता है दिशाएं बताने का। ये दिशा बताती हैं, दिशा मतलब डायरेक्शन बताएगी। तो इसको भी मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कि जैसे सपोज करो ये अपना एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और यहाँ हमारे पास ये ओरिजिन है, दैट इज 0 0 0। ये हमारे पास कोई पॉइंट है ए बी सी इन द एयर। तो ये पॉइंट जो हमने एयर में ले रखा है, अगर ये इसको मिलाने के लिए हमारे पास, ये हमने ओरिजिन से एक लाइन को इसको कनेक्ट किया, और इसका ये बनने वाला एंगल दैट इज अल्फा, वाई एक्सिस से एंगल बीटा एंड जेड एक्सिस से एंगल गामा। तो डायरेक्शन रेशियो जो हमने पढ़ी थी वो होते थे हमारे पास ए बी और सी, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे जो डिस्टेंस कवर की जाती है उसे हम डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। या मैंने आपको बताया था कि जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का प्रोजेक्शन, जेड एक्सिस पर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन कहाँ पर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब प्रक्षेप, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पे जो इन पॉइंट्स का प्रोजेक्शन होता है उसे हम डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन हम उसे कहेंगे, लेकिन बेसिकली भी हम उसे डायरेक्शन रेशियो कह रहे हैं। जैसे इस लाइन का एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है वो यही है, देखिए मैंने डार्क कर दिया इसे, दैट इज ए। ये आपने डिस्टेंस ए कवर की है, तो ये एक्स एक्सिस के लिए ए,
वाई एक्सेस के लिए बी और जेड एक्सेस के लिए सी, इन्हें हम कहते हैं डायरेक्शन रेशो। इसी प्रकार फिर अपने निकाले थे कि कॉस अल्फा इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जिसे हम एल कहते थे, इसे हम कहते थे डायरेक्शन कोसाइन, DCS। इतना चैप्टर मैंने आपको क्लास में बताए थे और ये डिटेल में हमने समझे थे क्लास में, तो इसको मैंने एक क्विक रिवाइज कर दिया आपको। इसके अलावा हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था दो बिंदुओं किसी भी क्यूब या क्यूबॉइड के डायगोनल के बीच का एंगल, ये हम सब पढ़ रखे हैं। अब देखिए इसके आगे मैं अपना टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। तो इसके आगे देखिए क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अब हम प्लेन में जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम 3D की जो लाइन है, लाइन इन 3D स्पेस, तो लाइन इन 3D स्पेस, पहली बात तो लाइन, जैसे हमारे पास ये एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और ये कोई लाइन है, दैट इज ये स्पेस में है लाइन। तो इसके लिए हमने दो इक्वेशन लिखी थी, मैं आपको दोनों इक्वेशन क्विक रिवाइज करा दूं। सबसे पहली इक्वेशन हम लोगों ने लिखी थी कि इसे दो तरह से बताया जा सकता है, या तो सिमेट्रिक फॉर्म में या असिमेट्रिक फॉर्म में या असममित रूप में, नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में। तो इसका सिमेट्रिक फॉर्म हमने लिखा था, सिमेट्रिक या रेखा का सममित रूप, ये हमने लिखा था कि जैसे हमारी ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन किसी पॉइंट x1 y1 और z1 से पास हो रही है, और इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशो हैं वो l m और n है, या डायरेक्शन कोसाइन l m और n है। तो हम अब देखिए डायरेक्शन रेशो डायरेक्शन कोसाइन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था डायरेक्शन कोसाइन l इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब l इज प्रोपोर्शनल टू a। इसका मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन की जो वैल्यू है वो बराबर होगी। तो अगर इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो LMN कह दूं या इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन LMN कह दूं, तो लगभग एक ही बात है। अब देखिए सिमेट्रिक फॉर्म में हम लोगों ने लिखा था कि इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन अगर LMN है और डायरेक्शन रेशियो अगर ABC है, और ये लाइन x1 y1 z1 से पास हो रही है, तो लाइन की इक्वेशन होती थी x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c, दैट इक्वल टू लैम्डा। इसी प्रकार हमने एक 2 पॉइंट फॉर्म भी लिखा था लाइन का, दो बिंदु रूप 3D के अंदर। जब हमारी लाइन दो पॉइंट से पास हो, पहला पॉइंट हमारे पास x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट हमारे पास x2 y2 और z2, तो हमारी लाइन की इक्वेशन होती थी x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b एंड इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू लैम्डा। ये हमारी 1 पॉइंट फॉर्म है, एक बिंदु रूप। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास दो पॉइंट दिए गए हों, तब आप उनके लिए डायरेक्शन कोसाइन उन दो पॉइंट की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो दो पॉइंट की हेल्प से डायरेक्शन कोसाइन लिखी जाएगी हमारे लिए इस तरह से, x माइनस x1 अपॉन, अब देखिए a में लिख सकता हूं x2 माइनस x1, इसी तरह से y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, दैट इक्वल टू लेमडा। और ये हमारी लाइन का 2 पॉइंट फॉर्म है। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये 1 पॉइंट और 2 पॉइंट दोनों समझ में आ गए होंगे, है ना भाई। चलिए, तो बिल्कुल धीरे धीरे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। किसी भी चीज में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो निश्चित आप बेफिक्र होके आप डाउट पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में डाउट डाल दीजिएगा, मैं उनके जवाब आपको दे दूंगा। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चले आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद मैंने एक आपको इंपॉर्टेंट चीज और बताई थी कि जब भी हमारे पास 3D के अंदर दो लाइनें हों, तो इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल निकाला था हमने cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर एंड C2 स्क्वायर। ये हमारे लिए 2D में 3D में एंगल है, किस किस के बीच में, दो लाइन के बीच में, या तो दो लाइन दी गई हो या दो प्लेन दिए गए हो। ये दो लाइन और दो प्लेन के बीच का एंगल है। अगर ABC के फॉर्म में लिखा हुआ है तो इस समय ये डायरेक्शन रेशो, मतलब दिग अनुपात के रूप में लिखा हुआ है। और अगर cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इस रूप में लिखा हुआ है, तो ये डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब दिक कॉज्या के रूप में लिखा हुआ है। बाकी पैरेलल समांतर होने की शर्त हमने लिखी थी A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये समांतर होने की शर्त थी।
इसी प्रकार लंबवत होने की शर्त हमने लिखी थी A1 A2 प्लस B1 B2 एंड प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। ये समांतर होने की शर्त थी, अर्थात L1/L2 इक्वल टू M1/M2 इक्वल टू N1/N2। और परपेंडिकुलर होने की शर्त थी हमारे लिए L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। ये हमारी थी परपेंडिकुलर होने की शर्त। तो पिछली 2-3 क्लासेस जितनी मैंने आपके लिए कंडक्ट की अभी तक, उतनी क्लासेस में मैंने आपको इतना और साथ में थोड़ा और भी लिखाया था, लेकिन मैंने आपको इतना क्विक रिवीजन दे दिया ये स्ट्रेट लाइन के रिगार्डिंग, थोड़ा सा रिवीजन कि जैसे हम लोग प्लेन में समझ सके कि हम प्लेन में क्या करने वाले हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं प्लेन पर। क्वेश्चंस इन सभी के मिलके करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो प्लेन के और लाइन के मिलाकर क्वेश्चन आते हैं, कॉम्बिनेशन में आते हैं। इसलिए मैं आपको लाइन भी थोड़ी सी मैंने हिंट दे दी कि लाइन की इक्वेशन इस तरह से लिखते हैं और हम प्लेन की बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझे प्लेन होता क्या है। तो देखिए, मेरे पास ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस मैंने आपके लिए बना के दिया, और ये भी कोई सरफेस है। अब देखिए, इस सरफेस पर अगर मैं कोई लाइन लूं, ये मैंने एक लाइन ली है इस सरफेस के लिए। अगर कोई लाइन किसी सरफेस में पूरी तरह से लाई करे, जैसे ये दोनों सरफेस मैंने आपको बना के दी और ये लाइन इसमें रख दी, तो देखिए ये जो लाइन सरफेस में है ये पूरी तरह से लाई नहीं कर रही है। ये आप देख सकते हैं, लाइन में बीच में गैप आ रहा है। यहाँ पर भी आप देखें कि लाइन मैंने लाई कराने की कोशिश की, लेकिन बीच में ये गैप आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो आपको व्हाइट कलर से दिखा हुआ है, दैट इज सरफेस। ये आपके लिए सरफेस है। और अगर कोई चीज इस तरह से हो कि अगर हमारी पूरा जो सरफेस इस तरह से है, जैसे हमारा अभी ये जो बोर्ड जिसमें मैं लिख रहा हूं, ये सरफेस है। अगर ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, तो देखिए ये पूरी लाइन इस सरफेस में पूरी तरह से अंदर ही है। तो इसको मैं कहूंगा, जो मेरा ये व्हाइट ग्रीन कलर का जो बोर्ड है, दैट इज प्लेन। ये मेरा प्लेन है, क्योंकि इसमें ये येलो कलर की लाइन है, ये पूरी तरह से इसमें लाई कर रही है। तो इसे हम प्लेन कहते हैं। अब प्लेन में जो आपके लिए इक्वेशन बताने का तरीका है, वो बिल्कुल लाइन की तरह है जो हम स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे। तो स्ट्रेट लाइन आपको थोड़ी सी याद अगर मैं दिलाऊं, तो स्ट्रेट लाइन में हम लोग लिखते थे कि ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती थी इन टू वेरिएबल। ये आपकी दो वेरिएबल के अंदर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, जिसमें एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है। लेकिन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में भी हो सकती है, जैसे x इक्वल टू हम a भी लिख सकते हैं, इसी तरह y इक्वल टू हम b भी लिख सकते हैं। तो जब भी आपकी लाइन दो वेरिएबल में होती है तो आपकी लाइन टिल्ट होती है इस तरह से। जब भी आपकी लाइन सिंगल वेरिएबल x इक्वल टू में होती है तो आपकी लाइन वर्टिकल होती है। और जब भी आपकी लाइन सिंगल वेरिएबल y इक्वल टू बी में होती है तो आपकी लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल होती है। ये मैंने आपको क्लास में बताया था। इसका मतलब अगर ये हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस अगर मैं ले लूं, ये मैंने x एक्सिस लिया, ये आपके लिए x एक्सिस, और एक मिनट थोड़ा सा लाइन सीधी ड्रॉ करूं, क्योंकि लाइन सीधी ड्रॉ नहीं होगी तो फिर स्ट्रेट लाइन कैसे होगी। तो ये रही आपके लिए छोटी सी x एक्सिस, और ये रही आपके लिए एक y एक्सिस। इसी पर अगर हम बात कर लें, और ये रही हमारे लिए एक z एक्सिस। तो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस में अगर कोई भी लाइन इस तरह से टिल्ट है, तो इसका मतलब उसमें x और y दोनों हैं। केवल हमारी लाइन में अगर ये लिखा हुआ है x इक्वल टू 2, तो ये लाइन 2 से पास हो रही है और हमारी लाइन वर्टिकल लाइन है। एंड y इक्वल टू 2, तो ये हमारी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन। तो सिंगल वेरिएबल डबल वेरिएबल में आप ये लाइन बताई जा सकती है। उसी तरह से सिंगल वेरिएबल डबल वेरिएबल की तरह से ही हम अपने जो प्लेन की इक्वेशन है वो भी इस फॉर्म में बता सकते हैं। और प्लेन की इक्वेशन जब इस फॉर्म में लिखी जाएगी तो वो कुछ इस तरह से लिखी जाएगी, दैट इज ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। ये हमारी प्लेन की जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन मतलब व्यापक समीकरण। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये इसी फॉर्म में होगी। जैसा मैंने आपको बताया कि इसके फॉर्म में एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल हैं, जिनमें से दो दो वेरिएबल लेके भी किया जा सकता है। तो आइए उसे हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। चलिए पिछली स्लाइड के काम को आगे बढ़ाएं। तो नंबर 1 हमने जो लिखी अभी, इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन सबसे पहले हमने लिखी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये हमारी प्लेन तीन वेरिएबल अर्थात तीन चरों में है,
और तीन चरों में कोई भी इक्वेशन है तो वो एक समतल के समीकरण को दिखाएगी। तो 3D में अभी हम लिखने वाले हैं समतल। पिछली स्लाइड पे मैंने डिस्कस किया। अब देखिए, मैंने आपसे जैसे कहा कि ये तीन वेरिएबल में से किसी भी दो वेरिएबल को यूज करके हम लोग बना सकते हैं। जैसे एक इक्वेशन लिखने जा रहा हूं मैं। ये इक्वेशन होगी मेरे पास by प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। इसी तरह से लिख सकता हूं मैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल टू 0। और इसी तरह से लिखी जा सकती है ए एक्स प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये मैं आपको क्लास में समझा के आया था सभी को। तो इसे देखो, इसमें x नहीं है पहली वाली इक्वेशन में। यहाँ ये जो पहली इक्वेशन है इसमें x नहीं है। तो जिसमें x नहीं है वो जो इक्वेशन है हमारी, दैट इज ये पहली इक्वेशन ये रही पैरेलल टू x एक्सिस। और सेकंड नंबर इक्वेशन ये रही पैरेलल टू y एक्सिस, जिसमें जो वेरिएबल नहीं है वो उसी के पैरेलल, एंड पैरेलल टू z एक्सिस। तो जैसा अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपसे कहा कि कोई भी इक्वेशन जो है उसे हम दो वेरिएबल या तीन वेरिएबल में लिख सकते हैं। तो ये दो तीन वेरिएबल में ऊपर लिखी हुई हैं, दो दो वेरिएबल में नीचे लिखी हुई हैं। इसी प्रकार से हम किसी भी समीकरण को, जो समतल का समीकरण है, प्लेन की इक्वेशन है, इसे हम सिंगल वेरिएबल में भी लिख सकते हैं। सिंगल वेरिएबल किस तरह से, जरा गौर करें आप। जैसे मेरे पास एक इक्वेशन लिखी है, दैट इज ये लिखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अब देखो, इसमें तीन वेरिएबल यूज किए गए हैं, लेकिन अगर आप यहाँ गौर से देखें तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अगर आप एक्स वाई प्लेन की बात करें, केवल एक्स वाई प्लेन की अगर आप बात करें, तो देखो एक्स वाई प्लेन पे जब हम बात करेंगे ना, तो एक्स वाई प्लेन पर जो हमारा कोऑर्डिनेट एक्स है, जैसे कि हम एक्स y और z से बताते हैं, तो एक्स वाई प्लेन पर z की इक्वेशन होगी 0। तो इसका मतलब देखिए, सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन आ गई z इक्वल टू 0। ये z इक्वल टू 0 हमारी एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन है। उसी प्रकार y इक्वल टू 0 ये हमारी y z प्लेन की इक्वेशन है। और इसी प्रकार x इक्वल टू 0 ये हमारी एक्स जेड एक्स प्लेन की इक्वेशन है। तो देखिए, बात आपको समझ में आ चुकी है। तीन वेरिएबल में भी हो सकती है, दो वेरिएबल में भी हो सकती है और सिंगल वेरिएबल में भी हो सकती है। अब देखिए, अभी तक हमने जितने प्लेन की इक्वेशन बात की, जैसे z इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और हमारा एक मिनट, y z इक्वल टू 0 मीन्स एक्स वाई प्लेन, और y इक्वल टू 0 मीन्स, इसे थोड़ा सही कर दूं मैं, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 का मतलब हुआ हमारा जेड एक्स प्लेन, और x इक्वल टू 0 का मतलब हुआ हमारा वाई जेड प्लेन। मतलब जिस प्लेन की बात कर रहे हैं उसमें वही वैल्यू नहीं लेनी है। अब देखिए, इनको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि अगर यही प्लेन हमारे पैरेलल हैं, जैसे पैरेलल टू, समांतर, पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई के प्लेन की अगर कोई चीज पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन होगी z इक्वल टू सी। क्योंकि हमारा कोई भी पॉइंट जो एयर में ए बी सी पर है, ए बी सी पर, तो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल z इक्वल टू सी, वाई जेड प्लेन के पैरेलल, पैरेलल लिखा हुआ है पैरेलल, तो इसकी इक्वेशन होगी हमारे पास x इक्वल टू ए। और इसी प्रकार जेड एक्स प्लेन के पैरेलल, इसकी इक्वेशन होगी हमारे लिए y इक्वल टू बी। तो देखिए, इस एक पूरी स्लाइड में, मैं अगली स्लाइड पे इसलिए नहीं गया ताकि एक ही स्लाइड पे पूरा बताया जा सके। इस एक पूरी स्लाइड में मैंने आपको तीनों वेरिएबल वाली, डबल वेरिएबल वाली और सिंगल वेरिएबल वाली इक्वेशन लिख के दे दी हैं। इसका मतलब आप प्लेन की इक्वेशन किसी भी एक वेरिएबल से दिखा सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं इसका पर। जैसे सपोज करें अपने पास ये कोई पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट पी 3, 4 एंड 7, और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, उस समतल का समीकरण ज्ञात करें जो एक्स वाई के समांतर है। तो देखिए, एक्स वाई के समांतर मतलब z इक्वल टू, समांतर कहा गया पैरेलल टू, तो हम कहेंगे z इक्वल टू 7। ये हमारा इतना छोटा सा क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन आपको आपके पीवाईक्यू में मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में आ सकता है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं प्लेन की इक्वेशन से। अब दूसरी जो प्लेन की इक्वेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है प्लेन के लिए। इसे हम कहते हैं प्लेन की नॉर्मल फॉर्म। ये हमारी प्लेन की है नॉर्मल पॉइंट फॉर्म, नॉर्मल और पॉइंट फॉर्म। इसका मतलब ये है कि जैसे सपोज करें, ये हमारा कोई प्लेन है, ये हमारा कोई प्लेन है, और ये प्लेन किसी एक पॉइंट x1, y1 और z1 से पास हो रहा है। और इस प्लेन की जो
हमारी कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है हमारे प्लेन पर, उसकी जो डायरेक्शन रेशो है वो है ए, बी और सी। तो इस प्लेन की जो इक्वेशन लिखी जाएगी उसे हम बोलते हैं नॉर्मल पॉइंट फॉर्म, अर्थात अभिलंब अभिलंब बिंदु रूप। अभिलंब बिंदु रूप इसे हम लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। जहां पर हमारे ये ए, ये बी और ये सी, ए बी सी, ये डायरेक्शन रेशो हैं, ये डी आर दिगानुपात हैं किसके, ये हैं प्लेन के नॉर्मल के। जो हमारा प्लेन का नॉर्मल है अर्थात जो अभिलंब है, ये उसके दिग अनुपात हैं। तो कोई हमारा प्लेन जो डी आर या दिग अनुपात एबीसी हैं जिसके अभिलंब के, वो एबीसी हैं और वो एक्स वन वाई वन जेड वन से पास हो रहा है, तो उसकी इक्वेशन हमारे पास होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये तो थी हमारे पास जनरल इक्वेशन, ये थी हमारे पास जनरल इक्वेशन। अब हम इसे इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे वो जरा देख लीजिए। तो देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं जनरल इक्वेशन को कन्वर्ट करके, जैसे मैंने इसको लिखा, ये हमारे पास लिखा हुआ था, तो इसे मैं लिखने जा रहा हूं अब जनरल इक्वेशन को कन्वर्ट करके ए बी सी। अब देखिएगा आप, ये मैंने जनरल इक्वेशन आपकी हटाई, बिल्कुल इसी फॉर्म में मैं लिखूंगा मैं इसे। ये हुआ ए सबसे पहले, फिर x माइनस एक्स वन, ये वो पॉइंट है जहां से हमारा प्लेन पास होगा, प्लस बी y माइनस वाई वन प्लस सी z माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। तो ये रही हमारी वो प्लेन की इक्वेशन जो ए बी सी डायरेक्शन रेशो अर्थात दिग अनुपात और बिंदु x1 y1 और z1 से होके जा रही है, x1 y1 और z1। अगर आप इस पूरी इक्वेशन को खोल दें तो आपको इस तरह की इक्वेशन यहां से मिलेगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस जितने भी कांस्टेंट आएंगे ए एक्स वन बी वाई वन सी जेड वन, इन सबको कलेक्टिवली मैं लिख सकता हूं डी इक्वल टू जीरो। तो हमारी ये प्लेन की जो इक्वेशन है जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार आप ये मतलब समझ गए हैं कि किसी भी इक्वेशन में जो इस तरह से लिखी हो, 3x माइनस 4y प्लस 5z प्लस 6 इक्वल टू जीरो, आप यहां से कह सकते हैं कि इसके जो नॉर्मल है उसके दिग अनुपात हैं 3 -4 और 5, ये इसके अभिलंब के दिग अनुपात हैं। तो नॉर्मल पॉइंट फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। चलिए दूसरा फॉर्म हम देख रहे हैं अब, इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण फॉर्म जिसे हम कहते हैं अंतःखंड रूप, इंटरसेप्ट फॉर्म, अंतःखंड रूप। अंतःखंड आपने जैसा कि लाइन में पढ़ा था, 3D की 2D की लाइन में पढ़ा था, अब मैं 3D में लेके आ गया। ऐसे ये हमारा 0 0 0, यहाँ पे किसी लाइन ने कट किया, दैट इज A 0 0। यहाँ पर भी कट लगा 0 B 0, और यहाँ पर भी एक कट है दैट इज 0 0 C। इसका मतलब आपकी जो लाइन है या आपका जो समतल है, आपका समतल या आपका प्लान, आपका जो प्लेन है वो अक्षों को, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस को तीन अलग अलग बिंदुओं पे कट कर रहा है। और वो बिंदु क्या है, वो आपके बिंदु हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे ए बी सी। तो इनको आप मिला दीजिए इस तरह से। तो जो आप इनको इस तरह से मिला देंगे तो देखिए आपको एक प्लेन बनता हुआ दिख रहा होगा। इस प्लेन की इक्वेशन को हम इंटरसेप्ट फॉर्म अर्थात अंतःखंड रूप से जानते हैं। तो ये प्लेन इस तरह से, ये प्लेन आपका बन के तैयार, और ये पॉइंट इसमें ओरिजिन है पीछे वाला। तो इसकी इक्वेशन लिखी जाएगी x अपॉन ए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह, y अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। ये हमने इक्वेशन लिखी थी स्ट्रेट लाइन में, इसमें z नहीं हुआ करता था, तब हम लिखते थे x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन प्लस एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। आज हमने लिखा है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास बना इक्वल टू 1। इसको अगर आप एलसीएम लेके अगर सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। जरूरत नहीं है करने की, आप लोग कर सकते हैं। जैसे इक्वेशन मेरे पास लिखी हुई है यहाँ पर, दैट इज x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 4 प्लस जेड अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो ये एक प्लेन की इक्वेशन है जिसका x एक्सिस पर
जो पॉइंट आएगा वो होगा हमारे लिए 300। वाई एक्सिस पर जो पॉइंट आएगा वो होगा हमारे लिए 040। और z एक्सिस पे जो पॉइंट आएगा हमारे लिए वो होगा हमारे लिए 002। इसे हम प्लेन के इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। इस जैसे अगर आपके पास कोई इक्वेशन लिखी हुई है इस तरह से, 4x माइनस 3y प्लस 2z एंड माइनस 16 इक्वल टू 0। ये कोई इक्वेशन है जो जनरल फॉर्म में लिखी हुई है, तो आप इसको लिख सकते हैं 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 16। और अगर 16 से डिवाइड दे दिया जाए, डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 16, तो आप इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं x अपॉन 4 माइनस y अपॉन 16 अपॉन 3 प्लस z अपॉन, तो आपका यहां से बनेगा ये 2 से कट करके 8 एंड इक्वल टू 1। अब यहाँ आपसे कोई पूछे कि x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस पे कितना कट आ रहा है इंटरसेप्ट, तो x एक्सिस पे जो कट है वो 4 यूनिट का है, y एक्सिस पे जो कट है वो 16/3 और z एक्सिस पे जो कट है वो है 8 यूनिट का। तो अभी तक हमने 2-3 इक्वेशन देख रखी है। अभी हमने जनरल इक्वेशन देख ली, जनरल इक्वेशन के बाद फिर हमने इंटरसेप्ट फॉर्म देखा। इंटरसेप्ट फॉर्म के पहले हमने वन नॉर्मल फॉर्म भी देखा, जिसे हम 1 पॉइंट फॉर्म भी कहते हैं। इसका अगला जो फॉर्म है हमारे पास प्लेन का, दैट इज 3 पॉइंट फॉर्म। इसे हम कहते हैं प्लेन का 3 पॉइंट फॉर्म। ये हमारा कोई प्लेन है जो दिए गए 3 पॉइंट से x1 y1 z1, इसी तरह से x2 y2 z2 और x3 y3 एंड z3, इन तीनों पॉइंट से अगर हमारा कोई प्लेन पास हो रहा है, जैसे कि मैंने ये पॉइंट पास किए, प्लेन पास किया, तो सबसे पहले तो ये बात क्लियर रखिए कि किसी भी कंडीशन में अगर आपके पास 2 पॉइंट दिए गए हों तो 2 पॉइंट से हमेशा एक लाइन पास होती है। तो देखिए इस कंडीशन में हमें 3 पॉइंट दिए गए हैं, x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3। अब देखो इन तीनों पॉइंटों से जाने वाली प्लेन की इक्वेशन हमें लिखनी है। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा 1 पॉइंट फॉर्म। 1 पॉइंट फॉर्म में जैसे मैं लिखने जा रहा हूँ, ये रहा मेरा जनरल इक्वेशन ax by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। अब इन सभी को मैं यहाँ से x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 से अगर मैं सेटिस्फाई कराऊं, तो यहाँ पे रखूंगा x1 y1 यहाँ x2 y2 यहाँ x3 y3 और इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन, इसी तरह से तीसरी इक्वेशन बन जाएगी और इन तीनों इक्वेशनों को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जो फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा, दैट इज x y z 1 x1 y1 z1 1 x2 y2 z2 1 and x3 y3 z3 1 इक्वल टू 0। जिसे आप फाइनल थोड़ा सा सॉल्व करके इस तरह से लिख सकते हैं, x माइनस x1 x2 माइनस x1 एंड x3 माइनस x1। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगा दी मैंने इसमें। इसी तरह से y माइनस y1 y2 माइनस y1 एंड y3 माइनस y1 और z माइनस z1 z2 माइनस z1 एंड z3 माइनस z1। ये आपकी किसी भी 3 पॉइंट से होके जाने वाली प्लेन की इक्वेशन है। x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आप py यूज कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे आपसे क्वेश्चन लिखा 3,4 3,4,7 7 एंड पॉइंट है मेरे पास 347 एंड 214 एंड 625 से पास होने वाली इक्वेशन अपने को बतानी है सर्कल की, इसकी प्लेन की। तो आप सिंपल लिख सकते हैं यहाँ पे x माइनस 3 y माइनस 4 एंड z माइनस 7। और साथ में लिख सकते हैं x माइनस, जैसे ये मेरे पास x1 x2 x3 y1 y2 y3, ये x3 y3 और ये z3। सो आप अप्लाई कर सकते हैं x2 माइनस x1। सो आप प्लीज इसको पूरा सॉल्व करें, मैं लिख देता हूँ सॉल्व इट। क्लियर। चलिए और देखते हैं आगे। समतल या प्लेन का अगला जो फॉर्म है वो है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल या अभिलंब रूप। तो अभी तक हमने एक बिंदु रूप देख लिया, 3 बिंदु रूप देख लिए, अंतःखंड इंटरसेप्ट फॉर्म देख लिया। अब हम देख रहे हैं नॉर्मल फॉर्म।
अब देखिए इसमें 3D में डायग्राम समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो मैं आपके लिए 2D का एक डायग्राम बना रहा हूँ। आप समझ लीजिए कि ये आपका कोई समतल है जो एक्सिस तीनों समतलों तीनों अक्षों को कट कर रहा है। यहाँ कोई बिंदु है A00, इसी तरह से यहाँ कोई बिंदु है 0B0, यहाँ कोई बिंदु होगा 00C, और इस पर आपने परपेंडिकुलर लिया है नॉर्मल। ये इसकी जो लेंथ है ये है P। ये हमारा परपेंडिकुलर या लंब रेखा आई है, ये लंबवत आया है हमारा मूल बिंदु 000 से। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी ना वो सिंपल वाली, वो थी जनरल ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, सभी में, बी में भी, सी में भी और डी में भी। तो आपको मालूम है कि हम a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं एल, तो इसे हम लिख सकते हैं एल एक्स। इसी तरह से बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को लिख सकते हैं एम, ये एम वाई। और सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं हमारे लिए एन, तो ये एन जेड। और ये डी है, इसके भी अपॉन में आएगा डी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं पी। तो इसे हम लिख रहे हैं दैट इज पी इन मॉडुलस। इसे ही हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, क्योंकि इसमें पी जो है वो लेंथ ऑफ द नॉर्मल है, जो है पी इक्वल टू डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लेंथ ऑफ नॉर्मल। ये हमारी नॉर्मल की लेंथ है। जैसे हम मूल बिंदु से खींचेंगे या मूल बिंदु से नापेंगे, तो मूल बिंदु से अभिलंब की लंबाई, तो मूल बिंदु से ये रही हमारी अभिलंब की लंबाई, दैट इज पी। तो इस प्रकार से हमने समतल के कुल मिला के अभी तक जो समीकरण देखे हैं, जरा फटाफट उनको मैं समराइज कर दूं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, जनरल इक्वेशन नंबर 2। ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। और इसी को अगर हम मूल बिंदु से गुजार दें, ये हमारा समीकरण अगर मूल बिंदु से गुजर जाए, यहाँ पर x1 y1 और z1 अगर ये 0 0 0 हो जाए, तो हमारा जो समीकरण होगा वो होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0। तीन बिंदु रूप में आपको पहले लिख चुका हूं, वैसे दोबारा नहीं लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट एक बार और लिखता हूं, x अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 अंतःखंड रूप। और अगला जो था आखिरी वाला, वो था एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। ये सारे समीकरण समतल के समीकरण हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये सभी आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा लाइन की इक्वेशन हमने लिखी थी, 3D लाइन की इक्वेशन। 3D लाइन की इक्वेशन थी हमारे पास x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी एंड z माइनस z1 अपॉन सी। ये हमारी 3D में लाइन की इक्वेशन थी, ये भी आपको याद होनी चाहिए। अब इन सबके मिलाकर हम क्वेश्चन सारे के सारे कर सकते हैं। बीच बीच में जो आते जाएंगे मैं आपको प्लेन की और सबकी कंडीशन लिखाता जाऊंगा। अब देखिए प्लेन में और कंडीशन अगर हम देखें, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि दो प्लेन के बीच में एंगल होता है cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लाइन के बीच में भी एंगल बताया था, तो प्लेन के बीच में और लाइन के बीच में यही एंगल रहता है, a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर और c1 स्क्वायर। चाहे आप दो प्लेन की बात करें या आप दो लाइन की बात करें, इनके बीच का एंगल है a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर। ये हमारे दो प्लेन, जब हमारे पास दो प्लेन हो या हमारे पास दो लाइनें हो, ये उनके बीच का एंगल है। अब हम बात कर रहे हैं, अगर किसी लाइन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, आपकी रेखा, 3D वाली रेखा और आपके समतल, इसके बीच में अगर हमें कोण देखना है तो वो क्या होगा। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, जैसे हमारे पास ये कोई एक रेखा है, इस रेखा के डायरेक्शन दिए गए हैं, इसका मतलब दिग अनुपात दिए जाएंगे आपको रेखा के। तो अगर ये कोई इस तरह से रेखा जा रही है जिसके दिग अनुपात आपको दिए गए हैं, ये कोई रेखा, इसका समीकरण है x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी एंड z माइनस z1 अपॉन सी इक्वल टू लेमडा। और ये हमारे पास कोई समतल है। आप पहले मैं इसे समतल बना लेता हूं, इसे हम समतल बना लेते हैं और रेखा में उसके लिए यहाँ यूज करेंगे। तो देखिए ये हमारा समतल है,
ये हमारा समतल ए एक्स बी वाई सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, और ये हमारी है कोई रेखा। इस प्रकार से हमारी ये कोई रेखा है और इनके बीच में जो कोण है वो है थीटा। तो जब इनके बीच में कोण हमने थीटा ले लिया है, तो यहाँ से देखिए हमें क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहली बात तो ये कोई रेखा जो है ये है x माइनस एक्स वन अपॉन ए डैश, y माइनस वाई वन अपॉन बी डैश एंड z माइनस जेड वन अपॉन सी डैश इक्वल टू लेमडा। अब देखें इस लाइन को अगर मैं यहाँ से इस तरह से मिला दूं, तो हमें पता है कि प्लेन में प्लेन से ज्यादा महत्वपूर्ण प्लेन का नॉर्मल होता है। ये मैं आपको क्लास में बता के रखा हूं। तो देखो ये वाला जो एंगल है 90 है, ये थीटा है, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो दो लाइन के बीच का एंगल होता है कॉस थीटा, तो हम लिखेंगे दो लाइन के बीच का एंगल कॉस थीटा, या इस समय हमारा जो एंगल है वो दरअसल है 90 माइनस थीटा, क्योंकि दो लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो आप देखें ये बन रहा है। ये पहली लाइन जो कि हमारी लाइन है, ये दूसरी लाइन जो कि हमारा नॉर्मल है। तो दो लाइन के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट ए डैश स्क्वायर बी डैश स्क्वायर एंड सी डैश स्क्वायर। ये दो लाइन के बीच का एंगल है कॉस 90 माइनस थीटा। इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू ए डैश बी डैश सी डैश अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड अंडर रूट ए डैश स्क्वायर बी डैश स्क्वायर प्लस सी डैश स्क्वायर। ये एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल है, अर्थात एक समतल के बीच का कोण है। और ये वाला जो कोण आपके पास लिखा हुआ है कॉस थीटा में, ये दो लाइन या दो प्लेन के बीच का कोण है। अब देखिए इस बात से हमको कितना फर्क पड़ सकता है इस क्वेश्चन में। जैसे मेरे पास सपोज करो ये दो लाइन है, ये दो लाइन है, दोनों की दोनों लाइनें पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन की कंडीशन या पैरेलल प्लेन की कंडीशन ये होती है आपके लिए ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। और वहीं दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो या दो प्लेन अगर परपेंडिकुलर हो, तब भी कंडीशन होगी ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू 0। तो दो लाइन हो या दो प्लेन हो, क्योंकि प्लेन में प्लेन के नॉर्मल की बात होती है, ये मैं आपको क्लास में बता के आया था। लेकिन जैसे ही हम यहाँ एक लाइन लेंगे, जैसे ये मैंने एक प्लेन लिया, ये एक प्लेन है और ये हमारी एक लाइन है। अब देखो हमारी लाइन और हमारा प्लेन ये आपको पैरेलल दिख रहे हैं, लेकिन ये हमारे प्लेन का नॉर्मल है जो प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमारे प्लेन का है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब अभिलंब, ये नॉर्मल मतलब अभिलंब। अब आप देख पा रहे हैं कि आपका जो प्लेन का नॉर्मल है जो कि एक लाइन है, और ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है किस पर, हमारे प्लेन पर। तो हमारा प्लेन जो कि एक लाइन, हमारे प्लेन का नॉर्मल जो कि एक लाइन है, और हमारी लाइन जो तो लाइन है ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू 0। ये किसी लाइन के और किसी प्लेन के पैरेलल होने की, अर्थात समांतर होने की शर्त है। इसे ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, ये हमारी कोई फिर से एक लाइन है, ये हमारा कोई एक प्लेन, और ये इस पर परपेंडिकुलर आती कोई लाइन। ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है, ये कोई लाइन है, और ये हमारे प्लेन का नॉर्मल, ये हमारे प्लेन का नॉर्मल। तो हमारे प्लेन का नॉर्मल और हमारी लाइन ये दोनों पैरेलल हैं। तो पैरेलल की कंडीशन होती है ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। तो इसका मतलब है ये जो कंडीशन है ये हमारे प्लेन और हमारी लाइन के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन है, परपेंडिकुलर होने की कंडीशन है, अर्थात हमारी एक लाइन और एक समतल लंबवत हैं। तब कंडीशन होगी ए वन ए टू प्लस बी वन बी ए वन ए टू अपॉन इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू
और ये वाली जो कंडीशन है ये हमारी एक लाइन के और एक प्लेन के समांतर होने की कंडीशन है। इन्हों प्लीज ध्यान से इसे याद रखिएगा, अब ये हमारे बहुत काम आएंगी। जैसे अब धीरे धीरे अपन आगे बढ़ना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूं आपके लिए समांतर की, है ना भाई। तो चलिए समांतर प्लेन पे हम लोग बात कर लें। अब जैसे ये कोई प्लेन है, ये हमारे पास एक प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। अब इसके समांतर अगर कोई प्लेन मेरे को खींचना है, जैसे ये कोई प्लेन जो इसके समांतर है, तो हमें मिलेगी इक्वेशन ऑफ पैरेलल प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ पैरेलल प्लेन मतलब समांतर समतल का जो समीकरण होगा, समांतर समतल का समीकरण वो होगा हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस लेमडा इक्वल टू जीरो। ये हमारे समांतर समतल का समीकरण है जो हमें काम आएगा, इसे हम याद रखेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसे 3x माइनस 4y प्लस 6z प्लस 8 इक्वल टू जीरो। इसकी जो पैरेलल प्लेन की इक्वेशन होगी, पैरेलल प्लेन मतलब समांतर समतल, वो कितना होगा 3x माइनस 4y प्लस 6z प्लस लेमडा इक्वल टू जीरो। और ये प्लेन किसी ना किसी पॉइंट से पास हो रहा होगा, तो लेमडा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए कोई ना कोई कंडीशन दी जाएगी, निकाल के हम सॉल्व करेंगे। अभी पीवाई क्यू से हम कोई क्वेश्चन निकाल के इसको देखते हैं। तो ये पैरेलल प्लेन की कंडीशन समझ में आ गई भी। चलिए अगली कंडीशन हम समझते हैं कि ये हमारा कोई प्लेन है, ये हमारा कोई प्लेन है, ये हमारा कोई दूसरा प्लेन है। तो हमारे ये दोनों प्लेन यहाँ कहीं बीच में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और इन प्लेन से होते हुए हमारे ये तीसरा प्लेन निकल रहा है। ये जो तीसरा प्लेन है ये इन तीनों के प्रतिच्छेदी रेखा से होके निकलेगा। ध्यान रखना, जब भी दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं, आप अपनी बुक को देख सकते हैं, आपकी बुक में दो पेज जहां भी मिल रहे होंगे, जैसे आपकी बुक है तो इसमें दो पेज जहां भी मिल रहे होंगे वहां पर एक बीच में इस तरह से लाइन बनती है। तो जब भी दो प्लेन मिलते हैं तो हमेशा एक लाइन बनाते हैं। तो इसी लाइन की हम इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। जब दो प्लेन मिलेंगे तो वो प्लेन एक लाइन से पास होगा, इस प्लेन की हम इक्वेशन बता रहे हैं। तो हमारा पहला वाला प्लेन इसका नाम है P1, दूसरा वाले प्लेन का नाम है P2। तो जो तीसरा प्लेन हम निकाल रहे हैं इसकी इक्वेशन होगी P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू जीरो। ये बिल्कुल लाइन में भी हमने ऐसे किया था। इसकी इक्वेशन है प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग बिटवीन इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ टू प्लेन, दो प्लेन के प्रतिच्छेदी रेखा से जाने वाली एक तीसरे प्लेन का समीकरण। जैसे 2x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 2 इक्वल टू जीरो एंड x माइनस 3y प्लस 2z प्लस 4 इक्वल टू जीरो। इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब प्रतिच्छेदी बिंदु से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन, से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन कितनी होगी भाई? वो इनके प्लेन की जाने वाली इक्वेशन होगी, सबसे पहले हम लिखेंगे 2x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 2 प्लस लेमडा x माइनस 3y प्लस 2z प्लस 4 इक्वल टू जीरो। और फिर हम इसे सॉल्व करने के लिए, जैसे मान के चलिए कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि आपका जो प्लेन है वो 0 1 1 से पास हो रहा है, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम इसे पास करा देंगे और लेमडा का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे मैं इसे पास करा रहा हूँ 0 0, ये 1 तो ये हुआ 3y, इसी प्रकार 1 तो ये हुआ आपका 4z। फिर हमारे पास 1 वैल्यू रख दिया मैंने इसमें, मैं वैल्यू रख देता हूँ, एक्स वाई जेड की वैल्यू इसमें रख दी जाए तो हमें लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी। एक्स वाई जेड की वैल्यू मैं आपको रख के दिखा दूं इसमें। तो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू हैं उन्हें आप रखें। तो पहली वैल्यू हुई हमारे पास यहाँ से 0, फिर -3, फिर +4, फिर +2, अगली फिर लेमडा, और अंदर भी वैल्यू रख दी मैंने 0, फिर -3, फिर +2, फिर +4 इक्वल टू जीरो। लेमडा का वैल्यू निकाल के वापस पुट कर देंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के और क्वेश्चन अभी हमें मिलेंगे पीवाईक्यू में, तो इसे हम सॉल्व करके देख सकते हैं। चलिए अगली इक्वेशन पे बात करते हैं हम। आइए समतल के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पे बात करने वाले हैं हम बात करने वाले हैं कि ये हमारे पास कोई समतल है, समतल का समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो।
और ये हमारे पास कोई पॉइंट है x1 y1 एंड z1। तो यहां से हम समतल पर एक अभिलंब अर्थात एक नॉर्मल या परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमें इसकी लेंथ, फिर ये पॉइंट जो कि फुट पॉइंट कहलाते हैं, जिन्हें हम अभिलंब के पाद बिंदु कहते हैं, और तीसरा एक पॉइंट होगा जिसे हम प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं अर्थात इमेज पॉइंट, या आपकी मध्य बिंदु से आगे का हिस्सा। तो ये चारों बिंदु हम निकाल के रख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमें निकालनी है इसकी लेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इस पर आप अच्छा खासा फोकस करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो यहां से हमें हुआ, इसकी जो लेंथ है वो होगी ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ध्यान रखना, ये क्वांटिटी अंडर रूट में दी गई है और लेंथ है, इसलिए इसे हमेशा अपन पॉजिटिव रखेंगे। इसी प्रकार अब हम निकालने वाले हैं जिसे हम कहते हैं फुट पॉइंट, प्रतिबिंब अभिलंब के पाद बिंदु। तो ये हुए हमारे पास फुट पॉइंट। इसे हम लिखेंगे ए आर प्लस एक्स वन कमा बी आर प्लस वाई वन कमा सी आर प्लस जेड वन, सी आर प्लस जेड वन। और इमेज पॉइंट जिसे कि हम प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं, इमेज पॉइंट, प्रतिबिंब बिंदु, प्रतिबिंब बिंदु, ये होते हैं हमारे लिए 2ar प्लस एक्स वन कॉमा 2br प्लस वाई वन एंड 2cr प्लस z1। इसे प्लीज अच्छी तरह से तैयार करेंगे आप लोग, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, या तो 2D में आएगा या 3D में आएगा। 2D 3D बिल्कुल सेम है, मैं आपको दोनों लिखा चुका हूँ। अब देखिए, यहाँ पर एक R आ रहा है। ये एक जो R वैल्यू हमें मिल रही है, दैट इज, ये कांस्टेंट वैल्यू है। इसे हम लिखेंगे R इक्वल टू माइनस ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आप इन दोनों में और इन दोनों में अंतर क्लियर कर लीजिए। ये अंडर रूट के साथ है, ये बिना अंडर रूट के साथ है। तो यहां से हम पहले आर कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद इन सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे। ए बी सी हमारे पास प्लेन की इक्वेशन में होगा और एक्स वन वाई वन जेड वन हमें ये पॉइंट दिए गए होंगे। तो इस पूरे स्लाइड को या इस पूरे पेज को आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। देखिए कैसे। सबसे पहले मैंने आपको एक प्लेन दिया, ये हमारे पास एक प्लेन है 2x माइनस 3y प्लस 4z एंड प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक प्लेन है और हमें 2 माइनस 1 एंड 3 ये कोई पॉइंट है। यहां से सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकालनी है, उसके बाद हमें फुट पॉइंट निकालना है और उसके बाद हमें इमेज पॉइंट निकालना है। ये चारों चीजें हमें यहाँ से निकाल के देनी है। तो ये रहा हमारा प्लेन और ये हमारी पॉइंट। तो सबसे पहले हम निकालने जाएंगे ये लेंथ। तो पॉइंट हमारे पास 2 माइनस 1 और 3, और फिर हम निकालेंगे फुट पॉइंट और फिर हम निकालेंगे इमेज पॉइंट। तो एक एक करके मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन करके दे रहा हूँ, आप प्लीज फोकस रखिएगा। सबसे पहले मैं निकालने जा रहा हूँ इसके लिए लेंथ डी या एल, जो भी आप कहना चाहें। आयल चूंकि डायरेक्शन कोसाइन भी बताते हैं, इसलिए हमें डी या एल आप जो भी यूज करें वो आप यूज कर सकते हैं। इसे मैंने कहा डी। सो डी आएगा ए एक्स वन, ए एक्स वन, ए का वैल्यू 2 है और एक्स वन का वैल्यू जो है वो है 2। सो 2 इंटू 2 ए एक्स वन बी वाई वन एंड सी जेड वन प्लस 3 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 4, ए स्क्वायर देन बी स्क्वायर मतलब 9 एंड सी स्क्वायर मतलब 4। तो हमें यहाँ से डिस्टेंस या लेंथ जो भी है वो मिलेगी 4 प्लस 3 प्लस 4 थ्री ज़ा 12 और ये आपका 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ये आपका 4 और 4 8, 8 16 और 1 17 17। सो यहाँ से मिला 4 और 3 7, 7 एंड 3 10, 10 एंड 12 दैट इज 22 और रूट 17। ये हमारी आ गई लेंथ और यहीं से हम कैलकुलेट कर सकते हैं आर। सो आर हमारे लिए हो जाएगा माइनस
22/17, यहीं से हमने आर भी कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए हमें निकालने हैं फुट पॉइंट, तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं फुट पॉइंट एफ पी। ये होंगे हमारे पास ए का मतलब 2, ए आर मतलब -22/17 एंड प्लस एक्स वन का मतलब 2। इसी प्रकार हमारे पास बी R1, फॉर्मूला पीछे वाली स्लाइड पे लिखा हुआ है हमारे पास, देखिए ये लिखा हुआ है BR+Y1। तो हम लिख रहे हैं अब बी, यहाँ से बी है हमारे पास -3, BR1 -22/17 एंड प्लस ये हमारे पास x1 दैट इज -1। तो ये -1 लिख देता हूं यहां से मैं, और ये प्लस का साइन यहां से हटा देता हूं। अगला पॉइंट है हमारे पास कॉमा सी, ये रहा फॉर्मूला हमारे पास CR+X1। तो C का जो वैल्यू है वो है 4, CR 22/17 एंड प्लस Z1 की वैल्यू हमारे पास है 3+3। बस अब इसे सिर्फ कैलकुलेट करना है और हमारे फुट पॉइंट तैयार। जैसे ये -14, 22 इंटू 2 44 एंड 17+2। अब अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 17 2 जा 34, 34 एंड -44, ये हो जाएगा -10। तो सीधा लिख देता हूं -10 अपॉन -10/17। सो -10/17। इसी तरह से इन्हें कैलकुलेट करें तो 3, ये 66 हो जाएगा, और ये 17। तो 66 और 17 को हम लोग ऐड कर लेंगे, तो 66 और 7 76, 76 एंड 7 ये बनेगा आपका 83 समथिंग। सो इसे लिख सकता हूँ 83/17, ये दूसरा पॉइंट। और ये तीसरा पॉइंट, फिर भी आप एक बार इसे प्लीज कैलकुलेट खुद कर लीजिएगा। ये हो गया 48, सॉरी, ये बना हमारे पास 88, और 17 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका 88 प्लस 51/17। ऐड कर लीजिएगा ऐसे, ये आपके फुट पॉइंट आ चुके हैं। और इमेज पॉइंट अगर आपको निकालना है तो इमेज पॉइंट आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, 2AR+X1 कॉमा 2BR+Y1 एंड कॉमा 2CR+Z1। ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा इस क्वेश्चन की, क्योंकि यहां से क्वेश्चन की संभावना ठीक ठाक है, आ सकता है। उम्मीद करता हूं आपको इमेज पॉइंट, फुट पॉइंट और लेंथ ये तीनों समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला हम थ्योरी पार्ट इसका देख रहे हैं। एक अगला आखिरी पॉइंट और बचता है इसमें, फिर हम क्वेश्चंस पर आएंगे। जैसे अगर आपके पास ये कोई दो पैरेलल प्लेन है, मान के चलिए हमारे पास ये दो पैरेलल प्लेन है और दोनों का डिस्टेंस हम ओरिजिन से निकाल रहे हैं। तो पहले हम पहले वाले प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालते हैं, फिर दूसरे वाले प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से निकाल लेंगे। तो इसे हम कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन। डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, दो समतलों के बीच की दूरी। ये पहला समतल, ये हमारा दूसरा समतल, तो ये दोनों के बीच की दूरी है भाई। तो हमारे पास पहला समतल अगर लिखा हुआ है A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 = 0, तो दूसरा समतल भी हमारा जो है वो समांतर ही होना चाहिए। तो वो होगा AX BY प्लस CZ प्लस D2 = 0। तो इन दोनों के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। मैं दोनों के कोफिशिएंट सेम कर देता हूं अभी। सबसे पहली बात तो ये, इसे ये और यहाँ से भी 1 1 हटा दिया मैंने। तो हमारे पास चूंकि पैरेलल प्लेन है, तो पैरेलल प्लेन में लिखा जाएगा AX प्लस BY, AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D2 = 0। तो दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस हो गई D इक्वल टू, कैपिटल D इक्वल टू D1 माइनस D2 अपॉन √A² B² एंड C²। जिसे आप समझ सकते हैं कुछ इस तरह से कि D इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2। ये हमारा दो प्लेन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उनके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है उसका ये फॉर्मूला। अब मिनिमम डिस्टेंस क्यों कहा? मिनिमम डिस्टेंस मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब भी हमारा कोई भी प्लेन अगर पैरेलल है तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये हर पॉइंट से सेम आएगी। और अगर हमारा प्लेन पैरेलल नहीं है तो फिर ये प्लेन कभी ना कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो इसका मतलब है जब भी दो प्लेन नॉन पैरेलल हो, अगर आपके प्लेन नॉन पैरेलल प्लेन है
तो इसके लिए हम हर पॉइंट से अलग अलग डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, वो सभी अलग अलग होगी। बट अगर इसमें मिनिमम डिस्टेंस की बात की जाएगी कि इसकी मिनिमम डिस्टेंस क्या, अगर आपके प्लेन नॉन पैरेलल है तो वो होगी 0। और अगर पैरेलल प्लेन है दोनों, तो यही मिनिमम है, यही मैक्सिमम है जो आपके सामने लिखी हुई है, दैट इज d इक्वल टू P1 माइनस P2 एंड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहां से हमें देखिए प्लेन के डिस्टेंस के बीच के फॉर्मूलाज मिल गए हैं। हमने प्लेन की सभी इक्वेशंस पढ़ ली है, पैरेलल प्लेन हमने पढ़ लिया है। अब हम एक आखिरी चीज और पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ प्लेन्स, मतलब कोणार्धकों के समीकरण, कोणार्धकों के समीकरण। ये आपके पास दो प्लेन हैं, ये हमारे पास पहला प्लेन और ये हमारे पास दूसरा प्लेन। ये दोनों प्लेनों ने यहाँ इंटरसेक्ट किया है इस तरह से, और यहाँ से कहीं से ये बीच में से ये तीसरा प्लेन जो जाएगा ये एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। ये वाले जो दो अलग अलग प्लेन बना रहा हूं मैं, ब्लैक कलर का जो प्लेन आप देख रहे हैं और ये ग्रीन कलर का जो प्लेन आप देख रहे हैं, ग्रीन कलर का जो प्लेन है हमारा, दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस का मतलब ये अधिक कोण है। और जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं ये हमारा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है। ये हमारा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, अर्थात ये न्यून कोण है। अब देखिए, तो हमारे पास अगर दो प्लेन हैं, जैसे ये दो प्लेन रहे हमारे पास, सबसे पहले a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, और दूसरा प्लेन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों प्लेन के बीच में अगर हमको एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन बतानी है तो वो होती है, सबसे पहले हम प्लेन लिख लेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 1 एंड 1 इक्वल टू a2x b2y c2z प्लस d2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर एंड c2 स्क्वायर। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज जिसे हम यहाँ मेंशन करने वाले हैं, दैट इज प्लस एंड माइनस। अब एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालते समय कब प्लस लेना है और कब माइनस लेना है, बस इसी का पूरा खेल है। और ये सारा की सारा जो खेल है ये रफ किया जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। इसमें आप अपने क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज इन योर ओरिजिनल क्वेश्चन। ये सारा जो वर्क होगा दैट इज रफ वर्क। तो आपका जितना भी वर्क है आप सारा वर्क रफ करेंगे। क्या करेंगे वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले आप D1 और D2 इन्हें पॉजिटिव बनाएंगे। अगर पॉजिटिव हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इनको पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के बाद आप सबसे पहले A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इसका वैल्यू निकालेंगे। अगर इसका वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो पॉजिटिव साइन लेने पर आपको ऑब्ट्यूस मिलेगा, अधिक कोण मिलेगा, और नेगेटिव साइन लेने पर आपको एक्यूट अर्थात न्यून कोण मिलेगा। नंबर 2, अगर a1 a2 प्लस b1 b2 एंड प्लस c1 c2 इसकी वैल्यू 0 से लेस है तो पॉजिटिव लेने पर आपको, पॉजिटिव साइन लेने पर आपको ऑब्ट्यूस मिलेगा, अर्थात पॉजिटिव साइन लेने पर आपको न्यून कोण मिलेगा, क्योंकि वैल्यू हम लोगों ने इस समय इसकी नेगेटिव मिल रही है। दोबारा रिपीट करूं मैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू अगर 0 से कम है तो हमें न्यून कोण मिलेगा, एक्यूट, और नेगेटिव पर हमें ऑब्ट्यूस मिलेगा, अर्थात अधिक कोण। तो ये रहा हमारा एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मेशन। तीसरा एक और कंडीशन बनेगा, अगर 0 की इक्वल हो, तो 0 की इक्वल होगा ये वैल्यू, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.